आपके लिए देश प्रेम क्या है सर? देश प्रेम, देश की सीमाएं होती हैं पृथ्वी की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए देश प्रेम, भारत मेरा वो देश है, भारत मेरी वो स्टेट है। युवा है, उसको बताना है कि भाई कुछ तो है अपना। तो भारत सुनते ही आपके मन में क्या आता है? भविष्य में निश्चित रूप से कि वो समय आएगा जब ये एक ध्वज के नीचे आप वापस उसी भूभाग को देखेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देश के लिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ग्रैब होना, बच्चे आज बिल्कुल एनग्रॉस्ड हैं सोशल मीडिया में। क्या सोचते हैं सर इसके बारे में आप? सोशल मीडिया यानी कि ज्यादा फॉलोअर्स, यानी कि ज्यादा व्यूअर्स, और फॉलोअर्स और व्यूअर्स मन की कमजोरी को पकड़ते हैं तो फॉलोअर्स बन जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने ये समझा कि आज सारे मन किस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आज जो उग्रता है, क्या हमारे बच्चों को की स्थिरता के लिए क्या होना चाहिए सर? कि आज भारत मांग रहा है बहुत सारी वो करेक्शंस जिनकी मैं 2 मिनट में आपको वो स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहला, तो मेरी क्या ड्यूटीज हैं मेरे बच्चे की तरफ कि भाई मैं उसको कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि मेरा बच्चा तो आज 15 साल का होगा, कल 17 साल का होगा, वो एक दिशा ले लेगा। आज की जो पोजीशन है वो ये कह रही है कि मेरी ड्यूटीज ये है, वो करूं जो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी करे। 50 इयर्स आप देश को कैसे देखते मैं सिर्फ 10 वर्ष बाद देख रहा हूँ। हैं? वाह, 50 तो बहुत होते हैं, बहुत मुझे 10 भी ज्यादा लगते हैं। विकसित भारत को देखता हूँ जहाँ पर मुख्य रूप से हम आम व्यक्ति के माथे पर सलवट को ना देख सके। एक्स ने शासन नहीं किया, वाई ने किया, वाई ने नहीं किया तो जेड ने किया। वो नहीं, शासन तो कोई ना कोई करेगा। हमारी आजादी है हमारे मन में अपने लिए समय का होना। विश्व कैसे देख रहा है भारत को आज? विश्व भारत को जैसे भी देख रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं भारत को कैसे देख रहा हूँ, मुझे उससे फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सेनगुप्ता फ्रॉम टेल्स एंड टॉक्स पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, इनका जो परिचय है वो मैं अलग अलग तरीके से आप तक पहुंचा सकता हूं, बट इनकी आइडेंटिटी को मैंने आज थोड़ा सा स्पेसिफिक और बट लार्जर देन लाइफ रखने की कोशिश जरूर की है। He is into business for good 40 years now. एक established apparel business जो 40 सालों से ये चला रहे हैं, और इनका पूरे देश में he is known for his own domain of running the vertical. इसके साथ साथ एक तजुर्बा इन्होंने हासिल किया है, एक गाइडेंस जो आज ये हमको दे रहे हैं थ्रू his mentoring, through his coaching, as well as to the nation. आज हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए आज उनकी तरफ से हम एक मैसेज जो देना चाहते हैं, और दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पॉडकास्ट। प्लीज ज्वाइन अस विथ मिस्टर संजीव क्वात्रा। हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और आपको यहाँ एक्चुअली आप आए हैं आज अपना स्केड्यूल निकाल करके, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, बिजनेस तो आपने बहुत किया है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स एक बहुत बड़ा समय होता है। इन 40 सालों में अगर मैं पूछूं कि बिजनेस के लिए आपका कितना मतलब गैदर किया है एक्सपीरियंस, किस तरह से आप इसको पुट अप करना चाहेंगे? जीवन एक प्रवाह, बहता हुआ हमें साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। हम कभी भी अपने गोल जो भी फिक्स करते हैं, करते जरूर हैं, मगर अचीव होना या ना होना 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक हम कहते हैं हमारी मेहनत, और दूसरा वो डेस्टिनी, वो नियति जो हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, यानी कि अपने भाव में हमें लेकर चल रही होती है। हम भूल जाते हैं कभी कभी कि नियति, डेस्टिनी भी कुछ है, और हम सिर्फ अपनी मेहनत पर ही यकीन करने लगते हैं। मगर दोनों को पैरेलली चलाना ये बहुत आवश्यक है जीवन में। जब हम किसी भी विषय पर मेहनत करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, तो हमें एक स्टेप और उस मेहनत का देना होता है उसमें कि हम शायद अब सफल हो जाएंगे सेकंड स्टेप में। अगर फिर भी हम सफल नहीं होते तो हमें ये समझना चाहिए कि उस नियति, वो डेस्टिनी शायद हमें उस दिशा में ले जाना नहीं चाह रही है। तो हमें अपने प्रयास को
शांत कर देना चाहिए। इसी फॉर्मूले पर चलता हुआ ये मन आज अपने जीवन में लगभग 40 वर्ष वो बिजनेस करने के बाद उस दिशा में घूमा है जिस वजह से वो आपके पास बैठा है, जो उसने कभी भी अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी। और उस कल्पना के बिना आज मैं आपके सम्मुख हूँ। आज मैं उन सभी युवाओं के सम्मुख हूँ जो आपके व्यूअर हैं। चाहता ये हूँ कि वो मुझसे उतना लें जितना लेने जैसा है, और हर व्यक्ति का लेने जैसा सब्जेक्ट अलग-अलग होता है। किसी भी बात को पूरा सुनकर, समझकर उसमें अपने योग्य वस्तु को उठाना ही हमारे हित में है। मैं यही कहना बहुत बढ़िया सर, वंडरफुल। मतलब जैसा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, अपना परिचय जो है उसके बिल्कुल पैरेलली आपने अपना परिचय अपने शब्दों से दे दिया। सर मैं बिजनेस की बात से सीधा, मतलब खैर आपने जो बोला है इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं इतना जागरूक हो गया हूँ, इच्छुक हो गया हूँ कि आपसे ये पूछूं सर, उस दिशा में ले जाऊं, लेकिन मेरा टॉपिक आज कुछ डिफरेंट है, तो खैर हम उस पर वापस आएंगे। आपके लिए देश प्रेम क्या है सर? मेरे लिए देश प्रेम, देश की सीमाएं होती हैं पृथ्वी की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए देश प्रेम हमारे देश के नागरिक हैं। मेरे लिए देश प्रेम उन सबके चेहरे की प्रसन्नता है। मेरे लिए देश प्रेम हमारे सभी नागरिकों का वो समृद्ध व्यवहार है, वो संपन्न व्यवहार है, जहां वो एक मिनिमम लेवल के सेटिस्फैक्शन यानी कि तृप्त भाव को दर्शाता। तो देश प्रेम से क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि अ, कोई भी अपना देश प्रेम, हम में से बहुत जितने हमारे देशवासी हैं सब अपने देश से प्रेम करते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं अपने देश प्रेम की तरफ? जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो देश प्रेम की परिभाषा हमारी अवस्था के साथ साथ बदलती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं वो भी बदलता चला जाता है। बेहतर। जब एक बच्चा जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके लिए देश प्रेम सिर्फ देश के प्रति प्रेम की भावना ही हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ। जी। उससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम स्पोर्ट्स में आते हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज में आते हैं, हम अपने जॉब्स प्रोफेशन में आते हैं। उन सब कामों को करते वक्त जब हम इस भावना को साथ में लेकर काम करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ अपने लिए ना सोचें, कंट्री के लिए जरूर सोचें। भारत मेरा वो देश है, भारत मेरी वो स्टेट है, भारत मेरा वो मोहल्ला है, भारत मेरा वो घर है जिसको मैं अपने घर की तरह समझ सकूं। इस क्रम में हमें आना ही होगा जब मुझे भारत मेरा घर लगने लगे। जब हम भारत के प्रति उस प्रकार का भाव रखें कि कहीं पर भी जब ये कहा जा रहा हो, जो बहुत समय से कहा जा रहा है, कि भारत यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस अवधारणा को पूर्णतः समाप्त होना होगा। वास्तव में भारत वो है जहां सब कुछ हो सकता है। भारत वो है जो विकसित देशों में नहीं हो रहा, वो यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मनों में आज भी वो सहृदयता, वो अफेक्शन, वो जीवंतता है जो हम एक दूसरे के प्रति अनुभव कर सकते हैं, जो आज विकसित देशों में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। वो उपभोक्तावाद की तरफ इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ही जीवन जी रहे हैं, और हम सबकी संतुष्टि के लिए जीवन जीने का भाव रखते हैं और रखें इस चीज को। आपने पूछा कोई कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार को इस भावना से करे कि जो भी प्रोडक्ट वो दे रहा है उसकी समझ के हिसाब से वो बेस्ट देने का प्रयास कर।
एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी समझ के हिसाब से वो बेस्ट बनाने का प्रयास करे। बेस्ट की परिभाषा पहली ये है कि उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो किसी भी व्यक्ति को हार्म करता हो। अगर हम फूडिंग Correct. वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो देशभक्ति है कि हम पाम ऑयल का यूज ना करें। ना करें। देशभक्ति है कि हम फसल को ज्यादा देने के लिए उस प्रकार की खाद Pesticide. का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। ये आज की वो देशभक्ति है जो भारत को वापस चाहिए। Wonderful. कंट्रीब्यूशन हर एक का any अलग sphere, in any field. इन एनी फील्ड। Any field. हमें ऑथेंटिसिटी के साथ आना होगा। हमें पैसे को सेकेंडरी मानना होगा। अगर हम पैसे को सेकेंडरी ना माने तो इसका मतलब आज तो हम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं और हम अपने कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मगर अगर धन हमारे लिए सेकेंडरी नहीं हुआ तभी तो पेशेंट्स का बिना जरूरत के कई जगह पर ऑपरेशन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो महंगी मेडिसिन जो सस्ती मेडिसिन के इक्वली बेनिफिट दे सकती हैं उनके ब्रांड चेंज करके उनको महंगा बेच दिया जाता है। ये है वो समस्या। अगर एक बार ये आ गई कि हम धन को प्रायोरिटी देने लगते हैं तो हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। देश के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हम पैसा हमारी जरूरत है मगर पैसा हमारा भगवान या गोल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर उस देशवासी के लिए, हर उस कर्म में। मैं हर प्रोफेशन के बारे में कुछ ना कुछ डिफाइन करके इसको कह सकता हूँ, मगर जितना आप पूछना चाहें मैं उतना ही कहूँ। नहीं, बहुत बेहतर सर। इनफैक्ट जिस तरीके से आपने भारत का कंट्रीब्यूशन को भी कितनी खूबसूरती से आपने बताया कि भाई सिंपल है, ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी की क्षति। तो आइडियली बेस्ट वे टू कंट्रीब्यूट इज दिस। मतलब अगर कोई किताब लिख के कंट्रीब्यूट करता है, कोई एक आज हम एक पॉडकास्ट करके कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, एक अच्छा मैसेज दे के कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। सो वंडरफुल सर। एक बहुत आपने इतनी बार भारत 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 बोला, मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल मन में आ रहा है। क्या है मतलब भारत? आप जैसे मैंने तो प्यार देश प्रेम पूछा था, भारत सुनते ही सर मतलब हम थोड़ी सी लेगेसी से आते हैं। भारत सुनते क्योंकि ये आइडली जो युवा है उसको बताना है कि भाई कुछ तो है अपना। तो भारत सुनते ही आपके मन में क्या आता है सर? भारत सुनते ही मेरे मन में तो प्रेम आता है। वो प्रेम आता है जो हमें उस प्रकार की भावना से जीने का वो भाव देता है कि हम सबको अपना सकें। ये है भारत। लेगेसी की आप बात करते हैं, भारत की लेगेसी यानी जो भी आप इसका जिस स्वरूप में अर्थ करना चाहें, शब्द आप लेगेसी कह रहे हैं मगर मैं तो इसे मानता हूं ये हमारे भ्रूण में बसी हुई वो चीज है जो सबको स्वीकार करती है। और ये स्वीकार्यता उस स्तर तक चली जाती है कि एशिया ही पूरा भारत था एक प्रकार से, और वो घटते घटते कितना छोटा हो गया तो हम अपने आप को देते ही चले गए, मगर लेने वाले तृप्त आज भी नहीं हुए हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए, जब देने वाला इतना उदार हो जाता है तो वो वापस स्थापित हो जाता है उस पूरे क्षेत्र में जो भविष्य में निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं कि वो समय आएगा जब ये एक ध्वज के नीचे आप वापस उसी भूभाग को देखेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उसका एकजुट होने का तरीका अलग हो सकता है, करेक्ट करेक्ट। मगर आप उसको देखेंगे उसी ध्वज के नीचे। कारण है कि रशिया टुकड़े हुए, एक ध्वज के नीचे था मगर टुकड़े हुए। ये टुकड़े होते होते कभी वो टुकड़े ही आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं और वो फिर जुड़ जाते हैं। तरीका जुड़ने का अलग हो सकता है। मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूं जो विध्वंसक हो, मैं उस तरीके की बात कर रहा हूं जो ताकत का प्रभाव ही दिखाए, विध्वंस ना कर। ताकत के प्रभाव से भी बहुत कुछ सामने होता है। वाले हाँ। को
अपने साथ अपना लाया परिचय जा मिल जाता सकता है। हाँ, राजसूय यज्ञ हुआ करते थे, घोड़ा दौड़ा दिया जाता था, और उस घोड़े को अगर कोई भी ना पकड़े और उसको तिलक करे और सम्मान देकर आगे बढ़ा दे, तो वो हमारा वर्चस्व स्वीकार करता है। मैं उस भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूं जहां पर विध्वंस किए बिना हम अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकें, मगर उतनी क्षमता को लेकर चल रहे हों कि कभी उन मनों का विध्वंस अगर करना भी पड़े, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, तो करने की क्षमता हो, और करना पड़े तो हम करें भी, मगर किनका? उन मनों का जो वहां की जनता को बहला फुसला कर गलत दिशा में ले बढ़ा जा। रहे हैं। अब जैसे सर आपने बोला कि हम अपने अंदर सबको समेटते गए और बांटते गए, हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी चली आ रही है। डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ रही है। क्या डाइवर्सिटी हमने इतना समेट लिया है कहीं पर कि डाइवर्सिटी को हम दूसरी नजर से देखने लग गए? क्या विचार है सर? विविधता, अनेकता में एकता के भाव से ही इस बात को किया जा सकता है। जीवन में जब भी कभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो अगर वो विविधता, डाइवर्सिटी को स्वीकार करता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ नहीं सकता। बढ़ सकता। वो व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है और देश के ऊपर भी लागू होता है। बहुत जरूरी है कि हम देश को इस स्वरूप में देखें, जैसे परिवार में 10 व्यक्ति हैं, 10 का स्वभाव अलग अलग है, और हम उनको इकट्ठा लेकर चलते हैं, प्रयास तो करते ही हैं। जी। उसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं कई बार कि कोई नहीं संभल पा रहा है, तो कई बार दुर्घटना भी होती है, मगर सामान्यतः सब व्यक्तियों का स्वभाव अलग तो होता ही है। इसी भावना के साथ देश को देखते हुए आगे लेकर चलना होता है, और इसी विविधता को संभालते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कई बार कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, मगर हमें ये समझना होगा कि अगर हम उस प्रकार से ना चल कर अकेले चल रहे होते, यानी कि उस विविधता को ना लेकर चल रहे होते, तो आप यकीन मानिए विविधता तो अंततः मन के अंदर भी पैदा हो जाती है बिल्कुल लास्ट। बिल्कुल। तो वो तो संभव ही नहीं है। परिवार के 10 लोग हैं, विविधता है, मोहल्ला है, विविधता है, स्टेट है, विविधता है, बिल्कुल और बिल्कुल। देश है तो भी विविधता है, और विविधता में ही आनंद भी है। अगर सब कुछ एक जैसा हो जाए तो जीवन पशुवत हो जाएगा, जब समझ के बहुत उपयोग का रास्ता ही ना मिले तो समझ रहेगी ही नहीं। अगर आप एवरी टाइम एक सिंगल ट्रैक को फॉलो करते हुए चलते चले जा रहे हैं, तो फिर हम मानव नहीं हैं, फिर तो हम पशु हो गए, पशु। फिर तो हम वृक्ष हो गए, कि हमारा ये एक नेचर सेट हो गया कि हम इसी तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो विविधता तो चाहिए। तो उससे हम बेहतर होते हैं एक्चुअली, हमारा जैसे नजरिया है उस हिसाब से देखने का, तो उसको हम जो ग्रैब करते हैं उसी से हमारी आइडेंटिटी भी बनती है। जीवन जीने के लिए कुछ काम भी मिलता है उससे, बिल्कुल अन्यथा काम ही समाप्त हो जाएंगे। ये समझ मतलब कर्म, बिल्कुल। और कैसा कर्म? जो सबका साथ सुनिश्चित करे, और साथ का मतलब साथ रहना नहीं है, साथ का मतलब है मन से एक्सेप्टेंस का होना। जी जी, बहुत स्पष्ट। सर, इतनी डाइवर्सिटी की बात हमने करी, विविधता की बात हमने करी। आज मैं अगर एक मतलब अपने जनरेशन की बात करता हूँ, जो नई जनरेशन है, जो उनके माता पिता है, मतलब हमारे बच्चे बेसिकली, तो हमारे बच्चों के लिए हम ऐसा, हम तो वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, हम वेस्टर्न कल्चर से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न सही है कि गलत है, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं। तो इससे जो वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है, या हमारा जो मन जो है इतना विचलित हो गया सोशल मीडिया में, ये देश के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल में जा रहा है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ग्रैब होना, बच्चे आज बिल्कुल एनग्रॉस्ड हैं सोशल मीडिया में। क्या सोचते हैं सर इसके बारे में आप? सोशल मीडिया यानी कि ज्यादा फॉलोअर्स, यानी कि ज्यादा व्यूअर्स, और फॉलोअर्स और व्यूअर्स मन की कमजोरी को पकड़ते हैं तो फॉलोअर्स बन जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने ये समझा कि आज सारे मन किस तरफ आकर्षित हो रहे हैं,
तो वो उसी प्रकार के वक्तव्य, उसी प्रकार की भाषा, उसी प्रकार के कंटेंट, वीडियोस डालने लगता है, जो आकर्षित होता है मन और उस तरफ बढ़ जाता है। चाहता तो हर व्यक्ति छोटी-सी बात है, जिससे वो खुश हो जाए, जिससे उसका मन बदल जाए। मगर वास्तविकता ये है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल तब हो सकता है, जब हम समझ के साथ कंटेंट को ऑब्ज़र्व करें, समझ के साथ कंटेंट को कंज़्यूम करें। जब इसके हम लिए सर, समझ के साथ नहीं करते हैं, हाँ, हाँ। तो प्रॉब्लम तो आती। सो इसके लिए सर एक लिमिट नहीं होना चाहिए क्या? मतलब आज जो उग्रता है, उग्रता हर हर ज़माने में होगी, हर समय होगी। लेकिन आज जो उग्रता है क्या हमारे बच्चों को इसकी स्थिरता के लिए क्या होना चाहिए सर? जैसा राजा वैसी प्रजा। मैं राजा में हर उस एडमिनिस्ट्रेटर को देख रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो काम किस भावना से कर रहा है। क्या कभी किसी शासक ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने इस भावना को महसूस किया कि वो मेरे ही बच्चे हैं जो गलत कंटेंट देखकर अपनी एनर्जी को ब्लीड कर रहे हैं? जिस दिन ये भावना एडमिनिस्ट्रेटर के मन में आ जाए, शासक के मन में आ जाए, तो वो पहला काम यही करेगा कि उसको सेंसरशिप के उस दायरे में लेकर आए, ले आएगा। जहां पर आने के बाद कम से कम हम अपनी जनरेशन को, यानी कि हम अपने रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुँ, हुँ, खराब ना करें। हुँ। हम बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, रोड और सारी फैसिलिटीज को माना है, मगर द रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज हमारे मन की स्थिति। अगर हम अपने मन की स्थिति, यानी हमारी जनरेशन जो आ रही है, जो बढ़ रही है, उसके मन की स्थिति को सही स्वरूप में देने की दिशा में प्रयास करें, तो निश्चित रूप से विकसित भारत तैयार है। मगर हम वैसा नहीं कर रहे। नहीं कर सड़कों की आवश्यकता थी, बहुत अच्छी बन रही हैं, आगे भी बनेंगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत माँग रहा है बहुत सारी वो करेक्शंस, जिनकी मैं 2 मिनट में आपको वो स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहला, सोशल मीडिया कंप्लीटली सेंसर होना चाहिए उन नेगेटिव कंटेंट्स के लिए जो मन की स्थिति को खराब कर रहे हैं। मैं सेंसर इसलिए करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि पोजीशन व्यक्ति अपने अगेंस्ट आते हुए किसी कंटेंट को सेंसर करे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जो वास्तव में गलत है, उसको सेंसर किया जाए। जो हमारे मन की स्थिति को खराब करता है, हमारी एनर्जी को ब्लीड करता है, हमें एडिक्शन दे देता है, जो हम पागलों की तरह बैठकर उसी को देखते रहते हैं। दूसरा, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। हमने क्लासेस, एजुकेशन सोशल मीडिया से लेना शुरू कर दिया। एक ऐसी गवर्नेंस में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इस चीज़ को अप्रूव करे कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोशल मीडिया के ऊपर क्या दिखाया जाना चाहिए। जी। मगर वो भी भ्रष्टाचार का शिकार ना हो जाए कि वहाँ पर भी लाइसेंसिंग जो है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाए कि आप दिखा सकते हैं, जो ऑथेंटिक ना हो। तो हर जगह पर इस चीज़ का ध्यान रखना तो ज़रूरी है, और ध्यान वही व्यक्ति रख सकता है, जो सबको अपना बच्चा समझेगा। अपने बच्चे को कोई भी कुछ गलत देना गलत नहीं नहीं बताता। चाहे। ट्रू, वेरी नाइस, वंडरफुली सेड। सर ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी तरह से आपने रखी इस चीज़ को कि माता-पिता जो हम हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हम कैसे देखेंगे? हमने अगर मतलब मैं घर का राजा तो मेरे घर का मैं ही हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं मेरे बच्चे की तरफ कि भाई मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ क्योंकि मेरा बच्चा तो आज 15 साल का होगा, कल 17 साल का होगा, वो एक दिशा ले लेगा। आज की जो पोजीशन है, वो ये कह रही है कि मेरी ड्यूटीज़ ये हैं कि मैं वो करूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी करे। ओके,
मेरी ड्यूटीज बस इतनी है कि मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है जो गलत है, तो मैं ना करूं, हम्म, तो वो अपने आप करेक्ट हो जाए। जिस वक्त मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करूं तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर करूं, ताकि बच्चे को ये एहसास हो कि मैं क्या देख रहा हूं। मतलब जिस जमाने में जैसे रामायण चला करते थे, पूरा परिवार बैठ के देखता आप था। जो भी स्क्रॉल करें वो कॉमन होना चाहिए, वो छुपा हुआ ना होना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे चैट कर वेरी रहे हैं, सिंपल। आपने अपने व्हाट्सएप लॉक किए हुए हैं, आप अपने बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने व्हाट्सएप को लॉक ना करे? एग्जैक्टली। आप का मन कुछ भी खाने को कर रहा है और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा वो ही खाए जो आप चाह रहे हैं, मगर आप क्या खा रहे हैं? तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना करना है कि जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें सेल्फ चेक करना है कि क्या हम वो कर रहे हैं, छुपाकर या दिखाकर। बहुत सिंपल। इतनी सी बात। एक्चुअली मैंने आपने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बहुत सिंपली कर दिया है। यहां से अगर देखूं, आज हमारा देश आजाद हुए एक समय हो गया है। आई थिंक नाउ यहां से 50 years अहेड आप देश को कैसे देखते हैं? मैं भारत को उस विकसित देश की तरह देखता हूं जो वर्ल्ड में नंबर वन पर समृद्ध भी है, जहां पर फैसिलिटीज भी हैं, मगर समझ भी है साथ में। समझ किस प्रकार की है? उतनी बारीक समझ है कि हमें किस मौसम में क्या खाना चाहिए, हमें सुबह क्या खाना चाहिए, हमें दिन में क्या खाना चाहिए, हमें रात को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, क्या जरूरी है कि हमें पैदल चलना ही चाहिए, क्या जरूरी है कि एयर कंडीशन जिम के कंपैरिजन में नेचर में अगर हमें टेम्परेचर कहीं पर भी सही मिल सके, तो क्या वहां पर ओपन एयर में हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है? मैं सिर्फ समझ की उस जागृति की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं उस वास्तविक स्वरूप में विकसित भारत को आज से 50 वर्ष बाद नहीं, मैं सिर्फ 10 वर्ष बाद देख रहा हूं। वाह, बहुत बढ़िया। 50 तो बहुत होते हैं, बहुत मुझे होता 10 भी ज्यादा लगते हैं, मगर मेरी मजबूरी है कि मुझे 10 तो देखने ही पड़ेंगे। है। मगर मैं उस विकसित भारत को देखता हूं जहां पर मुख्य रूप से हम आम व्यक्ति के माथे पर सलवट को ना देख सकें, जहां हम आम व्यक्ति के अंदर इंटरनेट की स्लो स्पीड, वेबसाइट्स का हैवी होने की वजह से ना चलना, या कई बार जानबूझकर उन्हें डिस्टर्ब कर देना, काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हम ना फेस कर रहे हों। हमारे सब काम कुछ क्लिक्स में होते हुए हमें नजर आ रहे हों। हमारा टैक्सेशन सिस्टम हमें अलाउंस दे रहा हो कि हम आजाद रहें। हमारा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हमारे लिए समय देता हुआ दिखे कि हमारे पास फ्री टाइम है। भारत आजाद नहीं है, भारत इस वक्त पूर्ण रूप से गुलाम है, क्योंकि हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। गुलामी और आजादी की परिभाषा एक्स ने शासन नहीं किया, वाई ने किया, वाई ने नहीं किया तो जेड ने किया, वो नहीं है। शासन तो कोई ना कोई करेगा। हमारी आजादी है हमारे मन में अपने लिए समय का होना, और वो तभी होगा जब हम ओवरऑल व्यवहारिक स्वरूप में उतने कंफर्टेबल होंगे वर्किंग में कि हम कहीं पर भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस ना करें। ना क्या। मैं उस विकसित भारत की बात कर रहा हूं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इसी हिसाब से डेवलप हो कि ट्रैफिक ना तो सड़कों पर हो और ना ही दिमाग वंडरफुल। विश्व कैसे देख रहा है भारत को आज? में। विश्व भारत को जैसे भी देख रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं भारत को कैसे देख रहा हूं, मुझे उससे फर्क पड़ता है। हम ये ना देखें कि विश्व भारत को कैसे देखता है, हम ये देखें कि हम भारत को कैसे देखते हैं। हम उस एनर्जी से भरकर भारत को देखें कि ये होना सुनिश्चित है तो वो होगा ही। हमें विश्व से सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, हम अपना सर्टिफिकेट खुद लिखने वाले हैं। मैं ही हस्ताक्षर करूंगा उस सर्टिफिकेट पर, कोई और नहीं। बहुत बढ़िया। युवा आज
आप जैसे एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, या पहले हमारे देश में जो स्पोर्ट्स था, जो जो स्पोर्ट्स हुआ है, जो आउटडोर स्पोर्ट्स हुए हैं, उसमें आने वाले समय में मुझे कहीं लगता है कि यार पता नहीं कितने लोग अब आउटडोर गेम्स खेलेंगे, कि मेजोरिटी हम इंडोर गेम्स में भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो युवा अपने स्वास्थ्य को लेकर के कितना जागरूक है आज सर? जिसको समझ है वो जागरूक है, मगर समझ मिलनी बंद हो गई है, समझ आ नहीं रही। हम प्रोटीन के पाउडर्स का यूज कर रहे हैं और रिकमेंडेड बाय दिस और दिस आता है, और हम लोग बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। हम भूल गए कि अगर प्रोटीन सीधा खाने से बॉडी को फायदा होता, तो आप सुनिश्चित समझ लीजिए कि इन सब चीजों का आविष्कार आज से बहुत पहले हो हो गया। चुका था। ट्रू। ट्रू। हमें वास्तव में प्रोटीन जो बॉडी में चीजों को डाइजेस्ट करके बनता है वही चाहिए। हमें डायरेक्ट प्रोटीन नहीं चाहिए। ग्लूकोज के ऊपर मरीज को रखा जाता है, स्वस्थ आदमी को नहीं। अगर ऐसा होता तो ग्लूकोज लगा के बैठ जाते। ठीक बात। जो विटामिन पिल्स और ये सब हम खा रहे हैं, हमारी डाइजेस्टिवनेस जो है वो अफेक्टेड है, इस वजह से हमें वो पिल्स लेनी पड़ रही, अदरवाइज उनकी रिक्वायरमेंट नहीं। युवा के लिए एक मैसेज होना चाहिए सर आपसे। उससे पहले एक सवाल है, 15 अगस्त का मायने क्या है? मैं इसका उत्तर आपको दे चुका हूं। वो मन की आजादी चाहिए। 15 अगस्त के मायने भारत देश की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, मगर स्वतंत्रता को कितना सेलिब्रेट करेंगे आप, उस स्वतंत्रता के रियल मायने को एडॉप्ट करेंगे या उसको सेलिब्रेट करेंगे, ये आपको समझना है। कि आप स्वतंत्रता दिवस के दिन सांकेतिक रूप से उस दिवस को मना जरूर रहे हैं, मगर क्या आप वास्तव में उस स्वतंत्रता को एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या आप उसे ऑप्ट कर पा रहे हैं? हमें इस भावना के साथ उस दिवस को देखना चाहिए कि हम और ज्यादा मानसिक आजादी की तरफ बढ़ सके। चाहे हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। कंट्रीब्यूशन एक अलग सब्जेक्ट है। पहले तो हम स्वयं उस आजादी को महसूस करें, तभी तो हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हम तो वास्तव में अभी भी गुलाम हैं। इस प्रकार के गुलाम हैं, अगर हमें कुछ कोई भी गुलाम ना रखे तो हम स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बना लेते हैं। हम सिर्फ उसी विचारधारा से प्रवाहित होते हैं, वही विचारधारा हमारे ऊपर असर डाल रही होती है जिसे हम सुन रहे होते हैं। जबकि वास्तव में हमें वो आजादी चाहिए जब हम विचार कर सकें और सोच सकें कि वास्तव में सही क्या है। हमारे पास तो ये आजादी भी नहीं है। हम हमेशा दूसरे के दिए हुए विचारों पर ही चलते रहे हैं। मगर आजादी वास्तविक वो है जब हम शांत मन शांत भाव के साथ बैठकर इस दिशा में सोच सकें कि वास्तव में मेरा सही क्या है। और मैं सूक्ष्म रूप से एक इशारा सा दे रहा हूं कि वास्तव में मेरे लिए मेरा सच, मेरा सही सबसे पहले है मेरी शांति। जिस वक्त मैं डिपेंडेंट ना हूं किसी भी गैजेट, व्यक्ति, भोजन, पदार्थ के ऊपर, उस शांति के लिए वो मेरे अंदर इस स्वरूप में होनी चाहिए, और वही मेरी आजादी भी है। वंडरफुल सर। यहाँ पर हम अपने पॉडकास्ट को थोड़ा रोल ऑन करेंगे। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ क्विक होना पड़ेगा। इसमें सोचने का टाइम थोड़ा कम होता है। तो शुरू करें रैपिड फायर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, तिरंगा के 3 रंग हैं, उन 3 रंग को आपके विचार से आप कैसे देखते हैं? विविधता को एकता में समेटता हुआ भारत। वाह। अगर आपके पास 60 सेकंड हैं और आपको नेशन को कुछ बोलना है, क्या हो सकता है, किस टॉपिक पे? मेरा एक ही टॉपिक है कि भारत का हर व्यक्ति उस स्वरूप में हो जिस स्वरूप में उसे कुछ बोलने के लिए तैयारी ना करनी पड़े। वो निर्बाध उसी तरीके से बोल सके जिस तरीके से आपका ये रैपिड फायर चल रहा है। वाह। भारत या इंडिया? भारत। एक ऐसी चीज
जो हमारे देश को दूसरों से बेहतर बताती है? हमारा सबको अपने साथ सम्मान देते हुए देखने का वो भाव। एक ऐसी चीज जो देश को पूरे विश्व से सीखनी चाहिए? वो सिर्फ एक ही बात है कि हम कुछ भी ऐसा काम ना करें जो कभी भी बहुत से लोगों को कष्ट दे रहा हो। हमारा प्रयास। प्रयास। भारत के लिए एक गीत, ऐसा कोई गाना जो आपके मन में आता हो जिसमें भारत है? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मगर कौन से मनों के। मनों पे, मतलब मन पे, मन है तो मन अगर सही है तो मन बाकी ही हीरे चीजें सब मोती कुछ होने है। चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ। आई अंडरस्टैंड। एक सेंटेंस है, कैन वी कंप्लीट दिस? हमारे भारत का युवा डैश डैश डैश। हमारे भारत का युवा ही विकसित भारत का नागरिक है। क्या बात है। आजादी हमारे लिए क्या है? आजादी हमारे लिए मन की वो स्वतंत्रता है जिसमें हम कभी भी अपने जीवन में दबाव महसूस ना करें, प्रसन्नता से सब कार्यों को करें। क्या बात है। सबसे बड़ा क्या है, देश या देशवासी? सबसे बड़ा मेरा वो मन है जो हर देशवासी को उसी स्वरूप में देखना चाहता है जहां पर वो आजाद है। एक चेंज जो आप ओवरनाइट करना चाहते हैं? सबके चेहरे पर प्रसन्नता। क्या बात है, वंडरफुल सर। मतलब मैंने तो सब कुछ प्लान करके रखा था, बट इतने आंसर्स मेरे पास नहीं था, मतलब विच इज अ वेरी गुड थिंग टू द एंटायर जो मेरे गेस्ट हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए। सर ये मेरी एक बुक है, जो मतलब आप मेरे से तजुर्बे में सब कुछ में बड़े हैं, तो मैं अपने आपको एक ये एक छोटा सा गिफ्ट आपको देना चाह रहा हूँ। आप इसको जरूर पढ़िएगा। और मैं इसको जरूर पढ़ूंगा भी। और मैं भी एक बुक भारत के लिए लिख रहा हूँ। क्या बात है। और जल्दी ही अगले माह में, नेक्स्ट मंथ, डेफिनेटली आई विल। We will have a discussion on that book as well. Wonderful. Thank you so much, sir. तो दोस्तों आज हमने बहुत मायनों के साथ, बहुत समझदारी के साथ एक पॉडकास्ट का जो चर्चा करी है हमने, इसमें बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, और आगे हम इसकी सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को उठा करके इस पे बात करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का युवा हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, और उसको अपनी समझ अगर उसके पास जितनी है, और उसके ऊपर ये जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, ये जो आपको नॉलेज मिला है, इसमें आप बहुत कुछ समेट सकते हैं। सो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, इस टॉपिक को जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज इट हैज सम सब्सटेंस which needs to be shared with everyone. Thank you so much.